अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल जैन फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पे जो एमडी कैट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या नम्स का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनके हवाले से इसमें काफ़ी गाइडलाइन मौजूद है। टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू एमडी कैट या नम्स फ़िज़िक्स। इसकी कोर्स आउटलाइन की हम बात करेंगे और फ़िज़िक्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊँगा और जो बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी एंट्री टेस्ट का, चाहे वो एमडी कैट है या चाहे वो नम्स है, तो उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे जी। ठीक है, तो आप वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं जी। जो क्वेश्चन है एमडी कैट का, एमडी कैट आप जानते हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। जितने भी गवर्नमेंट के जो मेडिकल और डेंटल के कॉलेजेस हैं उन सब के लिए एक ही जो टेस्ट होता है, दैट इज़ एमडी कैट। तो इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो पेपर पैटर्न है वो ये है जी कि बायोलॉजी के 80 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 60, फिज़िक्स के 40 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 20, तो टोटल 200 क्वेश्चंस बनते हैं। ये पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ था और होपफुली इस साल भी यही पैटर्न ही चलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इससे पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन का एक नंबर है, 200 मार्क्स हैं। आप जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो उतने ही आपके बेटर चांसेस होंगे एडमिशन सिक्योर करने के हवाले से। तो खैर हम लोग बात करेंगे इसमें बाकी जो सारे जो सेगमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह, तो नॉर्मली बच्चों को इसमें इतना कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं टीच करते हुए। तो जो एंट्री टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने हमेशा यही देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पोर्शन तंग करता है वो फ़िज़िक्स का पोर्शन ही तंग करता है। ठीक है जी। तो ये जो 40 मार्क्स हैं, ये जो 40 क्वेश्चंस जो हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ इसमें ट्रिकी पोर्शन आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये पोर्शन जो है वो उसको तैयार करने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है या किस वे में आप इसको तैयार कर सकते हैं, तो उसका जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो मैं पहले आपको बताता हूँ जी। वो क्या है जी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर की अगर हम बात करें जी, तो जो स्टैंडर्ड है ये आप याद रखें। इवन ये ई कैट के जो स्टूडेंट्स हैं या जो फंक के स्टूडेंट्स हैं, फंक डेफिनेटली जो फास्ट यूईटी नेस्ट जीकी वगैरह का जो टेस्ट दे रहे हैं, तो उन सब के लिए भी ये एक ही आम तौर पर होता है क्राइटेरिया। ये आप लोग याद रखें कि जब भी फिज़िक्स का जो पोर्शन आता है एंट्री टेस्ट के हवाले से, तो उसमें ज़्यादातर 4 सेगमेंट जो हैं, 4 सेगमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं जी, जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, उनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है, बाज़ दफ़ा कोई सेक्शन ज़्यादा होता है, बाज़ दफ़ा कोई सेक्शन कम होता है, लेकिन ये चारों सेक्शन उसने शामिल ज़रूर किए होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला इसमें कौन सा होता है जी, इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज़, जो कि आपके नॉर्मली टेक्स्ट बुक की लाइंस हो सकती हैं, साइड इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, कि साइड इन्फॉर्मेशन पे कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो आपसे एज इट इज़ एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकता है। इसी तरह से टेक्स्ट बुक की कोई लाइन हो सकती है, कोई ईयर हो सकता है, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट वाज गिवन इन 1905, तो वो उसकी ऑप्शंस आपको दी जा सकती हैं। या अगर आपको फर्स्ट ईयर में वो जो प्रीफिक्सेस का टेबल याद होगा, तो वो जो प्रीफिक्सेस हैं उसके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जी। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा उसकी भी। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं जी, वो साइड इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादातर बेस कर रहे हैं या इवन टेक्स्ट बुक की लाइंस हो सकती हैं। तो एक तो सेगमेंट ये होगा। ठीक है, और अगर आप टेक्स्ट बुक को ही अच्छे से तैयार करते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक को ही अगर आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं, उनकी लाइंस को गौर से पढ़ रहे हैं, तो इस पोर्शन में आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। जो दूसरा सेगमेंट है इसमें वो है डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज़। जो डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आमतौर पर रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स के कम्बिनेशंस
जो हैं वो उस फॉर्म में सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो कोई सर्कल से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है जी। ठीक है, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट सेगमेंट्स में उससे रेलेवेंट जो डायग्राम्स होती हैं, तो उस हवाले से ये पोर्शन आता है। और पिछले चंद एक सालों में हमने देखा है कि इससे रेलेवेंट काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब डायग्राम वाले क्वेश्चंस वो काफ़ी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और डेफिनेटली ये प्रैक्टिस के साथ आते हैं। जितनी आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जो तीसरा सेगमेंट है इसमें वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ का। कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट बेस कर रहे हैं कि आपका फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट कैसा है, उसकी बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और वो जो है फिर आप उसके रेलेवेंट उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर देंगे जी। ठीक है, जैसे वो एक रिंग फॉल कर रहा है एक मैग्नेट के क्रॉस, तो उसमें अक्सर वो पूछ लेता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी उस रिंग में, क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर आप याद करेंगे वो फैराडेज लॉ या लेंजेस लॉ जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो वहाँ पर ये फिज़िक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो चौथा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ का। पिछले चंद एक सालों में हमने देखा है कि इसकी भी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा उसने शामिल की है। आल्दो मेडिकल के पेपर में ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन असूली तौर पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर ये एक जो है वो इसका क्राइटेरिया है जो उन्होंने बनाया है, जिसके हवाले से वो बात करते हैं। तो नॉर्मली जो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, ये भी अब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं जी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद करें कि ये जो 4 सेगमेंट्स हैं, ये 4 टाइप के सेगमेंट के क्वेश्चंस आएँगे, और ये कोई भी एंट्री टेस्ट होगा, ये उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है जी, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जो है ये एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मली इस तरह के 4 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ, कि जो फिज़िक्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। अच्छा जी, फिज़िक्स का जो पोर्शन है, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट ईयर से नम्स और एमडी कैट दोनों की कोर्स आउटलाइन सेम है, दोनों का पैटर्न पेपर पैटर्न भी सेम है, मतलब 200 क्वेश्चंस, और इसी तरह से जो इनकी कोर्स आउटलाइन है वो भी सेम है। ये लास्ट ईयर हुआ है, इससे पिछले सालों में नम्स की आउटलाइन डिफरेंट होती थी और एमडी कैट की आउटलाइन डिफरेंट होती थी, लेकिन इस साल जो है वो अब आप सब लोगों के लिए आसानी है। जो बच्चे नम्स का टेस्ट देना चाह रहे हैं या एमडी कैट का, तो उनको एक ही तैयारी करनी पड़ेगी, कोई उसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट उसने शामिल नहीं किया हुआ। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं जो डिवीजन की हुई है, टोटल इसके आई थिंक 16 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है मेजरमेंट्स का। चैप्टर नंबर 1 था फिज़िक्स का। तो इसमें से कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिससे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे याद रखिए कि ये टॉपिक्स मेंशन है, लेकिन उनकी जो डिटेल है या उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप ये अज्यूम करें कि वो इससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट उनका, ठीक है? इससे रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल्स और यूनिट से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे, तो यूनिट्स आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। सिस्टम इंटरनेशनल की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करना है आप लोगों ने और उनके ड्राइव्ड यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इसके अलावा भी जो अदर सिस्टम्स हैं जिसमें सीजीएस है या एफपीएस सिस्टम वगैरह हैं, उसकी भी क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि वो उससे रेलेवेंट भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, फिर प्रीफिक्सेस की जो मैं बात कर रहा था कि जो प्रीफिक्सेस का वो जो साइड इन्फॉर्मेशन पे दिया हुआ है उससे रेलेवेंट काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको आपने अच्छे से वो टेबल तैयार करना है। एरर और अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक है, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये उसकी टाइप्स आ जाती हैं, तो इनकी डेफिनेशंस क्लियर करें, उनकी उनकी वैल्यूज़ को। अगर आपको इस हवाले से हेल्प चाहिए चैप्टर 1 के हवाले से, तो उसके मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा, लिंक भी उसका मेंशन कर दूंगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसकी भी डिटेल में बात की हुई है मैंने।
ठीक है जी। इसी तरह से असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी के ये भी इम्पोर्टेंट पोर्शन आ जाता है कि अनसर्टेनिटी को असेस करने के हवाले से, ठीक है जी, उसके जो रूल्स हैं और क्या क्या रूल आप लोगों ने अप्लाई करते हुए उनको देखना है। फिर जो दूसरा जो सेक्शन है आता है वो है मोशन एंड फोर्स का, जिसके अंदर जो है जी वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये भी बड़ा कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस पे भी इंशाल्लाह डिस्कशन ज़रूर होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है जी, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं और उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही हैं, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप लोगों ने पढ़ी हैं सारी, ठीक है जी, उनको किस तरह अप्लाई करना है, नॉर्मली इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं। न्यूटन के जो लॉज हैं, ठीक है जी, वो तीनों लॉज जो हैं वो आप लोगों को अप्लाई करने आने चाहिए, उनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट इसमें है मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया जी, ठीक है। ये चैप्टर 3 आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 3 का पोर्शन है, फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स, ठीक है जी। ये इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आ जाएंगे, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, इसकी डेफिनेशंस आ जाएंगी जी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेक्शन का, इससे रेलेवेंट काफ़ी क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का टॉपिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 2 में शामिल था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस सेक्शन में चैप्टर 2 और 3 दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, और चैप्टर 2 में से जस्ट ये मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात हो रही है या फिर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर का। तो वर्क की जब हम बात करते हैं, उससे रेलेवेंट आप लोगों ने उसके रिलेशंस देखने हैं जी, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बात होगी, उसको आप लोगों ने डिस्कस करना है। और जो है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये इससे रेलेवेंट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर के रिजल्ट्स, उससे रेलेवेंट एप्लीकेशंस, पी इज इक्वल टू एफ वी, ये जो फार्मूला है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जी, ठीक है। और इससे रेलेवेंट काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेक्शन है नंबर 4, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, तो सर्कुलर मोशन के अंदर आ रहा है एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है जी। इसके रिलेशंस आ जाएंगे, इसकी वेक्टोरियल फॉर्म्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है। और फिर इसमें चैप्टर 5 में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का टॉपिक है, रेडियन की जो डेफिनेशन है जी, ठीक है, उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ऑसिलेशंस का, चैप्टर नंबर 7 था फर्स्ट ईयर का, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, ठीक है जी। ये सारी टर्म्स, इनसे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आपसे इंफॉर्मेशन के पूछे जाएंगे। फिर ये जो सर्कुलर फॉर्म से आप लोगों ने इसके रिलेशंस निकाले थे, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और उसके रिलेशंस आ जाते हैं, ठीक है, जो इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, फ्री फोर्स्ड डैम्ड ऑसिलेशन के क्वेश्चंस हैं, रेजोनेंस इसी तरह से आ गया। तो तकरीबन ये पूरा चैप्टर ही है। फिर नेक्स्ट वेव्स की बात करते हैं, तो वेव्स में प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात होती है, ठीक है। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी बात करते हैं। स्टेशनरी वेव्स एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉलम्स एंड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, डॉपलर्स इफेक्ट की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। तो ये चैप्टर नंबर 8 का सेगमेंट आ जाएगा। फिर चैप्टर 9 जो है जी, जो कि 7th इसका यूनिट है, लाइट का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होगी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज स्पेसिंग, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जी। सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और डाइफ्रैक्शन जो है जी, वो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे आप। इस तरह से डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसकी बात होती है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
ये चैप्टर नंबर ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वो चैप्टर यूनिट 7 का हिस्सा था। फिर यूनिट 8 आ जाता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है जी, जो कि टेक्स्ट बुक का चैप्टर 11 था वैसे। तो बेसिक पास्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी के और प्रेशर के जो रिलेशंस हैं। अच्छा, इसमें जो काफ़ी उसके ट्रिकी रिलेशंस बनते हैं, आरएमएस का रिलेशन या एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के काफ़ी क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से रेलिवेंट। इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक्स इसके शामिल किए हुए हैं जी। फिर यूनिट नंबर 9 जो कि सेकेंड ईयर जहाँ से शुरू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ शामिल है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा डेल्टा डी, मतलब वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की बात होती थी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फिर इसका जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस था, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, और इसके डेफिनेटली कम्बिनेशंस भी होंगे, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये टॉपिक्स हैं जी चैप्टर 12 में से, जो कि एमडी कैट का या नम्स का यूनिट नंबर 9 है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 10 जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। करंट आ जाएगा, ओहम्स लॉ है उसमें, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन जो कि मैंने बताया था, ये रेजिस्टर्स के भी और कैपेसिटर्स के भी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिलेशंस जो हैं उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का जो एक टॉपिक है उसके रिलेशंस अच्छे से तैयार करें आप। पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स, ठीक है जी, उसके 3 रिलेशंस जो बन रहे हैं उनको अप्लाई करना आना चाहिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है जी। और पोटेंशियोमीटर आ गया। तो ये टॉपिक चैप्टर 10 के हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, सॉरी यूनिट नंबर 11 की बात करें, तो वैसे ये टेक्स्ट बुक का चैप्टर 14 था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फोर्स, उसकी उसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई बाई एम का जो रिलेशन है जी, तो ये टॉपिक्स हैं जी इसके, ठीक है। और इसमें जो है ये स्पेशली फोर्स के और उसकी डायरेक्शन के जो टॉपिक्स हैं जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। यूनिट 12 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 15 था बुक का। मैग्नेटिक फ्लक्स, फेराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके फैक्टर्स आ जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ट्रांसफॉर्मर के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उसके हवाले से ये उसके जो डिफरेंट रिलेशंस आपको मिलते हैं और उसकी फिर किस तरह से हम एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी यहाँ पे। और ये इसी में साथ उसने चैप्टर 16 का भी थोड़ा सा पोर्शन शामिल किया है कि वो जो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू या रूट मीन स्केयर वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेजेस की, ठीक है, तो वो भी इधर ही शामिल किया हुआ है, तो अलहदा से उसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिट नंबर 13 जो है जी डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, बुक का चैप्टर 17 था। स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ आ जाता है जी, ठीक है। इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसके काफ़ी रिलेशंस हैं, स्पेशली जो कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो रिलेशंस देख रहे हैं और उसका टेबल जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन, बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड, ये क्या क्या होते हैं, उनके गैप्स की बात होती है जी, ये सारा कुछ तैयार होना चाहिए। यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर 18 था बुक का, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सिंगल डायोड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है जी, मतलब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिंगल डायोड और 4 डायोड्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 डायोड कम्बिनेशन भी है, लेकिन वो बुक में यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से उसने स्पेसिफाई कर दिया कि 4 डायोड्स वाला, जिसे ब्रिज वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं, तो वो आपने देखना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रिलेशन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कहीं पे भी वो ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं शामिल है, तो रेक्टिफिकेशन के टॉपिक्स हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसके करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जी। यूनिट नंबर 15 मॉडर्न फिज़िक्स का टॉपिक जो है जी, इसमें शामिल है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ, इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी, तो इससे रेलेवेंट काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक भी आप पॉइंट आउट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसमें फिर वो आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन सारी आ जाती है, और इंटेंसिटी की डिपेंडेंस क्या थी और एनर्जी की क्या डिपेंडेंस थी, वो सारा कुछ आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा उसने मेंशन किया। डी ब्रोगलेस के रिलेशन पे लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है। इसकी 2-3 फॉर्म्स हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस, चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद जो है ये उसकी जो ट्रांजिशन के जो रिलेशंस थे E2 - E1 वाले, ठीक है। एक्स रेज का जो टॉपिक है ये भी एम डी कैट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज और उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी टाइप्स वगैरह को आप लोगों ने डिस्कस करना है। और जो लास्ट इसमें यूनिट है जी वो है न्यूक्लियर फिजिक्स का। न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन नंबर, चार्ज नंबर, रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक, उसकी एमिशन ऑफ रेडिएशन के जो रिलेशंस थे, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। और फिर ये आ जाता है हाफ लाइफ वाला टॉपिक, एक्टिविटी डिके कांस्टेंट क्या, ठीक है, उसके हवाले से। और ये लैम्डा का जो रिलेशन है ये हाफ लाइफ की फॉर्म में वो इस तरह से आ जाता। तो ये बेटा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। चैप्टर 21 था टेक्स्ट बुक का, ठीक है। और मैस डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ये शुरू की टॉपिक्स में शामिल था। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, ये भी टॉपिक्स आपने देख लेने हैं। और हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स, जो आखिरी टॉपिक था आपकी टेक्स्ट बुक का, ये उस हवाले से इसमें बात होती है जी, ठीक है। तो ये बेटा आपके टोटल 16 यूनिट्स हैं, जिसका मैंने एक जस्ट एक व्यू आपको दिया है कि आप लोगों ने उनको किस तरह से देखना है, किस तरह से तैयार करना है। पूरी बुक शामिल नहीं की हुई, उसने हर चैप्टर में से चंद एक टॉपिक्स, कुछ चैप्टर में से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर के कम टॉपिक्स हैं। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टेक्स्ट बुक को देखते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक को ही तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी 70 to 80% तैयारी जो है वो टेक्स्ट बुक से ही हो जाती है जी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद एंट्री टेस्ट के हवाले से जो है वो गाइडेंस रहेगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।